हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.2 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके पूरे एग्जांपल्स कर लिए थे, जिसमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना हमने सीखा था। वो वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जरूर देख लें अगर नहीं देखे तो। बाकी हम लोग शुरू कर रहे हैं 4.2 प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन, वही गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं हमें। 5 हमें दे रखे हैं पार्ट, इसके आसान से पार्ट्स हैं। शुरू करते हैं पहले नंबर से, ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं यहां हल लिख रहा हूं इसका। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0। कैसे हल करें भाई? बीच वाले को ब्रेक करना होता है, रूल सिंपल सा है। बीच वाले को किस तरह से ब्रेक करना होता है? ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना होता है, जिसको जोड़ने या घटाने पर तो आ जाए माइनस का 3, यही सेम चीज, और गुणा करने पर आ जाए आपका 1। यहां 1 है तो 1 गुणा माइनस का 10, 1 गुणा माइनस का 10 मतलब माइनस का 10। तो गुणा करने पर तो माइनस 10 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए हमारे को। तो माइनस का 10 कब आ सकता है गुणा करने पर? माइनस भी छोड़ो आप, 10 कब आ सकता है गुणा करने पर? दो ही केस में आ सकता है, या तो 1 गुणा 10 हो या फिर 5 गुणा 2 हो। 10 और कभी आ ही नहीं सकता गुणा करने पर। 1 गुणा 10 में तो जोड़ने घटाने पर -3 आने का स्कोप ही नहीं है। 1 और 10 में तो गैप ही 9 का है। 5 गुणा 2 करने पर जरूर स्कोप है, क्योंकि 5 और 2 के बीच में 3 का गैप है। माइनस माइनस तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, मेन आप संख्या पे फोकस किया करो पहले, ठीक है? तो 5 और 2 में ये ब्रेक हो जाएगा आराम से। तो इस लाइन के ये नहीं लिखना, ये रफ का काम है, मैंने ऐसे लिख दिया है बस। तो आप इसको ब्रेक करके क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x को लिखोगे 5 और 2 में, 5x और 2x में तोड़ना है, लेकिन साइन भी माइनस का आना चाहिए। तो माइनस की संख्या बड़ी रखनी पड़ेगी, तब जाकर के माइनस का साइन आएगा। यहां प्लस लिखा रहता तो हम इसको माइनस ले लेते, इसको प्लस ले लेते। माइनस का 10 लास्ट में है, बराबर में 0 है। आपको सिर्फ कॉमन लेना है। किस किस में से कॉमन लेना है? पहले तो इन दो में से कॉमन लो, फिर इन दो में से कॉमन लो। फिक्स पैटर्न चल रहा है हर बार। इन दो में से कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, बनेगा x माइनस 5। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो 2 कॉमन दिख रहा है साफ साफ, बनेगा x माइनस 5। दोनों के पास x माइनस 5 तो है ही, साथ में x प्लस 2 यहां पर एक और फैक्टर आ जाएगा, बराबर में 0। जब ऐसा केस बन जाता है, दो गुणनखंड आपके सामने हैं, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करने पर हमें मूल निकल जाते हैं। तो शुरू करेंगे आगे का काम। आगे का काम बस इतना ही है कि एक बार तो x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से x का मान आ गया प्लस का 5, और यहां से x का मान आएगा माइनस का 2। तो दो मूल हमने निकाल लिए, 5 और माइनस का 2। पहला पार्ट कंप्लीट। सेम टू सेम काम करना है 5वें पार्ट तक, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ये दो चीजें खास है, इनसे हमें सोचना होता है। शुरू करेंगे सेकंड पार्ट, देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट में समीकरण दे रखी है 2x की घात 2 प्लस में x और माइनस का 6 बराबर में 0। रफ का काम मैं यही कर रहा हूं, आप पीछे कॉपी के किया करो हमेशा आराम से शांति से। भाई जोड़ने या घटाने पर हमें क्या चाहिए? प्लस का 1, यहां पर 1 ही है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है? और गुणा करने पर हमें क्या चाहिए? गुणा करने पर हमें चाहिए 2 गुणा माइनस का 6। साइन के साथ उठाना है हमेशा। 2 गुणा माइनस का 6 मतलब माइनस का 12 चाहिए। गुणा करने पर माइनस का 12 चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 चाहिए। जोड़ने घटाने का तो बाद में सोचा करो आप। ये देखो, गुणा करने पर माइनस का 12 या 12 कब आ सकता है? 12 दो ही केस में आता है, या तो 4 और 3, या तो 4 और 3, या फिर 6 और 2। इनमें तो 1 का गैप दिख नहीं रहा, 1 का गैप यही फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब 4 और 3 लेने पड़ेंगे। तो 4 और 3 अगर यहां पर लोगे तो क्या बनेगा? ये यहां कर रहा हूं मैं आपको। इसके बाद सीधा ये लाइन लिखनी है एग्जाम में, ये रफ का काम है, ये नहीं लिखना है, ठीक है? ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये लिखना नहीं है आपको। तो 2x की घात 2, 1x लेके आना है इससे। तो 4x और 3x को किस तरह से एडजस्ट करें? प्लस का 1x आए, प्लस का लाना है तो प्लस की संख्या बड़ी कर दो, दूसरी माइनस के ले लो। तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर में 0। शुरू के 2 में से कॉमन आएगा, लास्ट के 2 में से कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से तो 2x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। यहां से 2x अगर हम कॉमन लेते हैं, 2 आ गया बाहर, x बचेगा यहां। 4 में 2 का भाग 2 रह जाएगा, x तो बाहर आ गया।
यहां माइनस साइन है इसलिए माइनस का ही कॉमन आएगा, 3 प्लस का नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखें, यहां के साइन के हिसाब से चलता है। और माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज, दोनों माइनस के दोनों प्लस के बन जाएंगे, x प्लस 2, 6 में 3 का भाग दिया तो 2 बराबर में 0। तो एक बार तो ये x प्लस 2 मिल ही रहा है और एक बार 2x माइनस 3 मिल रहा है, तो 2x माइनस 3 ले लिया बराबर में 0। एक बार तो इस x प्लस 2 को 0 के बराबर करना है और दूसरा 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करना है। तो x का मान यहां से आ गया माइनस का 2 और यहां से 2x बराबर 3 है, तो x का मान यहां से आ गया 3/2। दो मान x के हमारे पास आ गए हैं, ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए हमारे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। खास क्वेश्चन तीसरा, खास इसलिए क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट से थोड़ा हमारे को डर लगता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, थर्ड पार्ट में इस तरफ कर रहा हूं। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड है अंडर रूट में 2x² प्लस में 7x और प्लस में 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0, ये हमारे पास है। अब यहां पर जोड़ने या घटाने का तो क्लियर है, 7 आएगा। मैं लिखता हूं एक बार शांति से, जोड़ने या घटाने पर आपको चाहिए प्लस का 7, गुणा करने पर आपको चाहिए अंडर रूट 2 गुणा 5 अंडर रूट 2, जिसका मतलब क्या आएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 तो 2 हो जाएंगे और ये 5 है, आंसर आएगा 10। गुणा करने पर 10 आएगा, जोड़ने घटाने पर 7 आएगा, ऐसी संख्या बतानी है, बहुत सिंपल। ध्यान से समझो, 10 कब आ सकता है, दो ही केस में आ सकता है, 1 गुणा 10 या 2 गुणा 5, या तो 1 को 10 से गुणा करो या 2 को 5 से गुणा करो, और कभी 10 आ ही नहीं सकता गुणा करने पर। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो जोड़ करके 7 कर सकते हैं ना, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 और 1 तो 11 होता है, घटाने पर भी 9 आएगा, 7 तो आ ही नहीं सकता, 7 यहां से आएगा, तो 2 और 5 बनेंगे यहां पर, कहने का मतलब ये हुआ। तो आप यहां पर लिखोगे इसको आगे बढ़ाते हुए यहां से अंडर रूट 2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0। अंडर रूट वाला मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आपको। एग्जाम्पल में क्या करा था हमने जितने भी अंडर रूट वाले थे वो तो ठीक है, जिनके पास अंडर रूट नहीं है उनमें से अंडर रूट में ब्रेक करके कॉमन लिया था। जैसे शुरू के 2 में से कॉमन लेना है, शुरू के 2 में से कॉमन लेना है, और इसमें कॉमन लेने में आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 2 का मतलब है 2 बार अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। इन दोनों में से तो कॉमन क्लियर ही आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, कुछ सोचने की बात नहीं है, लेकिन इसमें से कॉमन लेने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो आप एक काम करो, आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूं, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ये वाली लाइन मत लिखना, अदरवाइज ये लाइन लिख करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा, 2 को आप लिख दोगे अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और ये x, 2 बार अंडर रूट 2 लिख लो, 2 बार लिखने पर मल्टीप्लाई में रूट खत्म हो जाता है, 2 रह जाएगा केवल ये, और लास्ट में इधर क्या बचेगा, लास्ट के 2 हैं 5x और 5 अंडर रूट 2 बराबर में 0 है। अब आराम से आप कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, शांति से कॉमन आ जाएगा। क्या बनेगा यहां बनेगा अंडर रूट 2 कॉमन इनमें से और x भी कॉमन है, बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 प्लस में इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल में 0। ठीक है, यहां पर बनेगा रूट 2x प्लस में 5 और ये बनेगा x प्लस रूट 2 इक्वल में 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल करो, अंडर रूट 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे और x प्लस अंडर रूट 2 को 0 के इक्वल करेंगे। यहां से तो अंडर रूट 2x बराबर आ गया माइनस का 5, ये अगर उधर जाए तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5 बटे अंडर रूट का 2, एक मान तो यह है, दूसरा उधर से देखो x बराबर आएगा माइनस का अंडर रूट 2, दूसरा मान यहां से आ गया। तो इस तरह से 2 मान आ गए, जो भी 2 मान है वो हमारे आंसर है, भले ही अंडर रूट में है माइनस प्लस कुछ भी लिखा हो उससे कोई टेंशन नहीं है, जो मान आए हैं वो आंसर है। ठीक है, तो सिंपल में आपको ये 2 चीजें रफ में करके देख लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन में सिंपल कॉमन वन लेने वाला काम है, वो आप आराम से कर पाएंगे। मेन काम ये है समझने वाला, तो ये आपको शांति से करना है बस। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं, पहले मैं ये हटा देता हूं फिर शुरू करते हैं। जैसे तीसरा वाला थोड़ा खास था, वैसे ही चौथा भी एक खास क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमने नहीं किया है। तो जब भी इस तरह से भिन्न में प्रश्न आ जाए ना, 1/8 बटे में कुछ दे रखो, यहां पर दे दे या यहां पर दे दे या यहां पर दे दे, जहां भी दे दे,
आपको एलसीएम लेना चाहिए पहले वहां पर, उसके बाद सॉल्व करो, तब आसान पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल पड़ेगा आपको फिर वो। तो एक काम करो, यहाँ एलसीएम ले लो, और एलसीएम में साफ साफ 8 एलसीएम में आ जाएगा, ये बटे में 1 है, बटे में 1 है, तो 8 दूना 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0। क्या बनेगा ये 16 एक्स की घात 2 माइनस 8x प्लस का 1 और बराबर में 0। इस 8 को 0 से गुणा कर दिया। अब इसको हल करना है शांति से। हल कैसे करेंगे? सेम वही प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया था। जोड़ने या घटाने पर आपको मिलना चाहिए माइनस का 8, साथ में गुणा करने पर आपको मिलना चाहिए 16 गुणा 1, 16 गुणा 1 मतलब प्लस का 16। ठीक है, तो करें आगे बढ़ाएं। देखो गुणा करने पर 16 कब कब आ सकता है? गुणा करने पर 16 देखो कब कब आ सकता है। एक तो 4 गुणा 4 में आ सकता है 16, एक 8 गुणा 2 में आ सकता है 16। लेकिन 8 और 2 ले लोगे तो जोड़ने या घटाने पर -8 कभी नहीं आ सकता। 4 और 4 ले लोगे तो 4 और 4 8 तो बनते ही हैं, माइनस तो हम कर लेंगे उसका एडजस्ट इस तरह का बना करके, 4 और 4 8 तो बन ही जाएंगे। तो हम कौन सा वाला लेंगे 16 के लिए? 4 और 4 वाला पेयर। देखो इसको आगे बढ़ाएं तो क्या बनता है, 16 एक्स की घात 2, 8x को लिख दो आप 4x और 4x, माइनस का 8 चाहिए इसलिए दोनों माइनस के लो, प्लस का 8 होता तो दोनों प्लस के ले लेते हम लोग। ठीक है, प्लस का 1 और बराबर में 0। कॉमन लेने का काम शुरू करते हैं। कॉमन लोगे, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। शुरू के 2 में से तो एक तो 4 तो कॉमन दिख रहा है, x भी कॉमन है, तो यहां बचेगा 4x, क्योंकि 16 में 4 का भाग दोगे तो 4, माइनस का 1 ही हो गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, लेकिन 1 माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो -1 कॉमन लोगे आप। हमेशा ऐसे ही करना है, यहाँ का साइन ही यहाँ आएगा, 4x माइनस 1 बन जाएगा ये, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर लिया है तो। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो ये जो सेम आ रहा था वो, और एक ये 4x माइनस 1 अगेन। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई ये 4x माइनस 1 की घात 2 है बराबर में 0। तो इसको 0 के बराबर करने पर हमारा आंसर आएगा, जैसे मैं इस तरफ कर देता हूँ इसको, तो 4x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे, 2 बार है ना ये, या तो ऐसा करो कि ये 2 बार लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखो 4x माइनस 1 बराबर 0, और मैं इस तरफ करता हूँ, देखो 4x माइनस 1 बराबर 0 और फिर से 4x माइनस 1 बराबर 0, ऐसे 2 बार लिख लो इसको। तो यहाँ से 4x बराबर 1 आ गया, यहाँ से भी 4x बराबर 1 ही आएगा, तो x का मान इधर से भी 1/4 और इधर से भी 1/4। तो 2 आंसर लिखने होते हैं तो दोनों सेम आ रहे हैं इसमें। इस तरह से हो सकते हैं क्वेश्चंस जिनमें आंसर सेम आ जाए। किन में आएगा? जहां गुणनखंड यहाँ पर समान आ जाएंगे उनके आंसर हमेशा सेम आएंगे। ऐसे और क्वेश्चंस भी आएंगे आगे आपके। ठीक है, फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं 5th वाला पार्ट। तो इसके आंसर क्या हो गए, 1/4, 1/4। 2 मूल ये हैं इसके, मूल हमेशा 2 आएंगे, वो दोनों समान भी हो सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, बस लिखने हैं अपने को पूरे। आगे देखें 100x स्क्वायर, 5वां देखें 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1 और बराबर में 0। काम वही करना है। काम क्या है हमारा, जोड़ने या घटाने पर आपको मिलना चाहिए माइनस का 20, और गुणा करने पर आपको मिलना चाहिए 100 गुणा 1, मतलब 100 मिलना चाहिए। तो गुणा करने पर तो 100, जोड़ने घटाने पर माइनस का 20। अब गुणा करने पर 100 कब कब मिल सकता है? कई सारे केसेस में मिल सकता है 100 मिल सकता है अगर आप 50 गुणा 2 कर रहे हो, 10 गुणा 10 कर रहे हो, 25 गुणा 4 कर रहे हो, कई सारे केसेस में मिल सकता है। लेकिन इन सभी केसेस में जोड़ने या घटाने पर 20 कब मिलेगा? इस केस में जोड़ने या घटाने पर 20 मिल जाएगा। 10 और 10 है ना, तो 10 और 10 जोड़ने पर 20 मिल ही जाएगा। माइनस प्लस हम एडजस्ट कर लेंगे, मेन संख्याओं पर ध्यान दो आप। ठीक है, आगे बात करें, अगर इसको लिखें तो ये बनेगा 100x की घात 2 माइनस का 20x, 20 को तोड़ोगे 10 और 10 में, तो माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर में 0। शुरू के 2 में से क्या कॉमन दिख रहा है अपने को? इन 2 में से हमें और इन 2 में से हमें कॉमन लेना है। तो शुरू के 2 में से 10 कॉमन दिख रहा है, एक तो 100 और 10 में से, और एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन दिख रहा है, तो यहां बनेगा 10x माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक तो कॉमन लोगे, लेकिन माइनस साइन का, क्योंकि यहां माइनस साइन है,
तो क्या बचेगा 10x माइनस 1। अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं इसलिए अपोजिट साइन लगे हुए हैं अंदर। दूसरी बात, ये एक तो कॉमन आ रहा है 10x माइनस 1 और एक फैक्टर बन रहा है 10x माइनस 1। दो गुणनखंड मिले लेकिन दोनों समान मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, समान गुणनखंड मिले तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरी बार में भी 10x माइनस 1 बराबर 0। यहां से क्या आंसर आ रहा है 10x बराबर 1 आ रहा है तो x का मान 1/10 हो गया। सेम यहां से भी x का मान 1/10 ही आएगा क्योंकि सेम चीज ही है। तो मूल क्या लिखे जाएंगे, इसके फाइनल मूल लिखे जाएंगे 1/10 1/10, मतलब दोनों समान आ गए मूल। जैसे इसमें आए थे 1/4 1/4, वैसे इसमें 1/10 1/10 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब तो मेरे ख्याल से हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, उदाहरण भी किए हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं, तो गुणनखंड विधि आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। आगे के जो प्रश्न है उसमें क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पहले समीकरण बनानी है, उसके बाद उसको पूरा सॉल्व करना है। तो आगे के क्वेश्चंस काफी खास क्वेश्चंस हैं क्योंकि समीकरण बनाना हमें मेनली सीखना है उसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब दूसरे प्रश्न में देखो क्या बोला है इसने। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में 4-4 लाइनों के 2 क्वेश्चंस दे रखे थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ था, जिसको हमने पहले वाले वीडियो में हल कर लिया है। पहले वाले वीडियो में हम इस समीकरण तक पहुंच गए थे। उसमें उदाहरण नंबर 1 में यही बोला था कि भाई समीकरण तक पहुंच जाओ, तो समीकरण तक हम यहां तक पहुंच गए थे। तो मैं इसको वापस से नहीं बना रहा हूं, उन्हीं उदाहरणों को वापस से करा के, क्योंकि उसमें फालतू के 10 मिनट जाएंगे। आप वो वीडियो देख लें पहला वाला, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम केवल इसको हल कर रहे हैं, समस्याओं को हल वहां नहीं किया था, तो इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। वो कैसे करना है वो देख लो, आप ध्यान से देखेंगे। काम वही करना है अपने को जो अभी तक करते आए हैं। जोड़ने या घटाने पर हमें चाहिए -45 और गुणा करने पर हमें चाहिए 1 गुणा 324 मतलब 324। अब ये बड़ी अजीब सी संख्याएं आ गई। पहले तो संख्याएं आ रही थी 10, 12, 15 इस तरह की, 20 आ रही थी। अब संख्या आ गई 324, बड़ी मुश्किल संख्या है। अगर इतनी मुश्किल संख्या आए और आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ तो इसके गुणनखंड कर लो। मैंने एक तरीका और बताया था आपको कि इसके गुणनखंड कर लो। 324 के गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे। यहां पर जा रहा है भाग 2 का, सबसे पहले तो 162 आ गया, फिर से 2 का जा रहा है 81 आ गया। अब 3 का भाग दे दो आप तो ये जाएगा 27 बार, फिर से 3 का भाग दे दो ये जाएगा 9 बार, फिर से 3 का भाग दे दोगे तो ये 3 बार जाएगा और फिर से 3 का भाग देने पर 1 बार आएगा। क्या बन रहा है 324 बनता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें से 2-2 कॉम्बिनेशंस ले लो आप। जैसे 2 कॉम्बिनेशन कौन से, जैसे मान लो एक कॉम्बिनेशन मैंने ये ले लिया और एक कॉम्बिनेशन मैंने ये ले लिया। उन दोनों के गुणा से चेक करते हैं क्या बन रहा है। मतलब ये कॉम्बिनेशन तो 3 दूना 6 दूना 12 आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन 3 3 9 9 3 27 आ रहा है। 12 गुणा 27 वो तो जाहिर सी बात है 324 आएगा, उसी के गुणनखंड से बनाया है हमने। तो गुणा की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कोई से भी 2 कॉम्बिनेशन ले लो, गुणा की तो प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी। ये देखो कि उनसे 45 बन सकता है क्या, 12 और 27 से 45 बन सकता है क्या। 12 और 27 45 नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो गड़बड़ हो गया हमारा। कोई और कॉम्बिनेशन लो, कोई भी और ले लो। ये 4 और ये 2 लेके देख लो, ये 5 और ये 1 लेके देख लो, ये 1 और ये 3 लेके देख लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं ये कॉम्बिनेशन लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, और एक बार ये लेते हैं। कितना बनता है देखें, इससे बनेगा 12 तो यहीं तक आ गया था, 12 तिया 36 तो यहाँ पर आया, 3 तिया 9 यहाँ पर बन रहा है, और 9 और 36 कमाल की बात है 45 बनते हैं। माइनस साइन हम एडजस्ट कर लेंगे, मेन चीज थी जोड़ने पर 45 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर। तो यहां पर बन रहा है 45। तो शुरू करते हैं इसको। हमारे को मिल गया जो चाहिए था, एक्स स्क्वायर 45x को आप 36x और 9x में तोड़ दोगे तो 36x 9x में तोड़ा और प्लस का 324 अपनी जगह पर है, बराबर में 0 है। माइनस का 45 चाहिए इसलिए दोनों को माइनस लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस का 45 होता तो दोनों को प्लस ले लेते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा आगे ये कॉमन लेने पर है, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बनेगा x माइनस 36। इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 9, इसमें 9 का भाग जाता है तो कॉमन आ जाएगा आराम से। माइनस का 9 आएगा, साइन यहां का लेते हैं हम लोग, बचेगा x माइनस 36। 9 का भाग दे दो इसमें तो 36 ही आएगा, बराबर में 0 आ रहा है। क्या बन रहा है ये x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर में 0। तो एक बार तो x माइनस 36 को 0 करोगे,
एक बार x माइनस 9 को 0 करोगे तो यहां से x का मान 36 आ रहा है और एक बार x का मान 9 आ रहा है। तो दो मूल इस समीकरण के मिल गए 36 और 9। ऐसे ही दूसरा वाला करके देखते हैं एक बार। दूसरे वाले में x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750 है। बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि जोड़ने या घटाने पर हमें चाहिए इस बार माइनस का 55 और गुणा करने पर हमें चाहिए इस बार 750। तो संख्या ये भी काफी बड़ी है। 750 भी इतने आसानी से हम टुकड़े दिमाग में नहीं सोच सकते जितने नॉर्मल क्वेश्चंस में करते थे हम लोग 10, 12, 15, 20 इस तरह के क्वेश्चंस में। तो जब नहीं सोच सकते तो गुणनखंड करके सोच लो। गुणनखंड करना बहुत आसान है इसके भी। 750 के गुणनखंड में यहाँ कर देता हूँ। देखो क्या आएंगे। सबसे पहले तो 2 का जाएगा, यहाँ पर 2 का जाएगा तो ये बनेगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 375। उसके बाद सीधा भाग जाएगा 3 का। 3 का दोगे तो 3 एकम 3 और 25 आ गया 125। उसके बाद 5 और 2 7 और 1 8। 3 का तो जाएगा नहीं, फिर तो 5 का ही जाएगा। 25 पंजे 125 होता है। फिर से 5 का जाएगा, 5 आएगा, फिर से 5 का जाएगा, 1 आएगा। तो 750 को अगर आप ब्रेक करना चाहो, मैं इधर लिखता हूँ, 750 आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले लो एकदम रैंडम आप। जैसे ये दोनों लिए 3 दूना 6 और ये ले लिए 125। 6 और 125 का गुणनफल तो ये आएगा, लेकिन 6 और 125 से 55 नहीं बना सकते आप। तो ये कॉम्बिनेशन काम का नहीं है हमारे। कोई और कॉम्बिनेशन लेके देख दो। एक बार ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये, और एक बार ये लेके देखते हैं कितना बनता है। तो इससे तो देखो क्या बन रहा है, 5 तिया 15 दूना 30 बन रहा है और इससे 25 बन रहा है और 25 और 30 कमाल की बात है 55 बनते हैं। तो हमारे लिए ये कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। यहां पर क्या आएगा आगे, इसको आगे बढ़ाएं इसी कॉम्बिनेशन से तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x। तो माइनस का 30x और माइनस का 25x ले लो इसको, दोनों माइनस के इसलिए ताकि माइनस का बने, प्लस का 750 और बराबर में 0 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर कॉमन लें तो x कॉमन आ रहा है। शुरू के 2 में से कॉमन लो आप और लास्ट के 2 में से भी कॉमन ले लो। शुरू के 2 में से x कॉमन आएगा, ये बनेगा x माइनस 30। इन दोनों में से माइनस का 25 कॉमन आएगा। साइन तो यहां का लेते ही हैं हम, ये तो सीखे ही हैं बहुत बार। 25 कॉमन आ रहा है, बन रहा है x माइनस 30। इसमें भाग दोगे 25 का 30 ही आएगा। तो ये बन गया x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर में 0। एक बार तो x माइनस 30 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे। तो इससे x का मान एक बार तो 30 हमें मिल रहा है और एक बार x का मान यहां से 25 हमें मिल रहा है। तो दो मूल हमारे को मिल गए 30 और 25। ये हमने उदाहरण नंबर 1 के जो आगे के हल थे वो निकाल लिए। तो अब उदाहरण नंबर 1 पूरी तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइनल आंसर तक निकाल के बताओ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखो। तीसरा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं जिनका योग 27 है, तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग हल में, माना दो संख्याएं x तथा 27 माइनस x है। अब ये कैसे मान लिया x और 27 माइनस x तो चलो समझ में आता है, एक संख्या तो हम x मानते ही हैं। दूसरी y क्यों नहीं मानी। y भी मान सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। y मानोगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, बेटर है कि डायरेक्ट कर लो, क्योंकि हमें टोटल तो 27 दिया ही है। दो संख्याओं का योगफल 27 है। एक संख्या अगर उसमें से x हो गई तो दूसरी 27 में से x घटाने पर जो बचेगी वही मिलेगी ना, क्योंकि इन दोनों का टोटल 27 ही हो रहा है ना। देखो x से x कट ही रहा है, टोटल 27 हो रहा है। तो दो संख्याएं जिनका योग 27 है वो कैसे लिखोगे आप, एक तो x लिख दोगे और दूसरी 27 माइनस x लिख दोगे। ये हो गई दो संख्याएं जिनका योग 27 है। अब बोला गया है उनका गुणनफल 182 है। इनका गुणनफल करना जरा, x और 27 माइनस x का गुणनफल करेंगे तो 182 आना चाहिए। करके देख लेते हैं इसको सॉल्व, आ जाएगा इससे आंसर। ये हो गया 27x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 182 आ रहा है। सब कुछ राइट साइड में ले जाओ क्योंकि इसको उधर ले जाने से पॉजिटिव बन रहा है। तो 0 बराबर 182 तो था ही, ये 27x उधर आकर के माइनस का 27x हो जाएगा, ये उधर आकर के प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली क्या बना,
फाइनली बना एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 बराबर में 0। ये मैंने बस सीधा करके लिखा है, एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स वाला, फिर ये अचर पद। अब इसको हल करना है। हल किस तरह से करें? हल करने के लिए रूल सेम है, जोड़ने या घटाने पर तो -27 चाहिए, गुणा करने पर 1 गुणा 182 चाहिए। मैं लिख देता हूं एक बार इसको कि जोड़ने या घटाने पर, ये रफ का काम है जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ना, माइनस का 27 आना चाहिए और गुणा करने पर आपके मिलना चाहिए 182। कैसे किया जाए? 182 अपने आप में काफ़ी बड़ी सी टर्म है, थोड़ी सी मुश्किल टर्म है। अगर इस तरह की मुश्किल टर्म्स आती हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए गुणनखंड करके देख लेते हैं, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या बन सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर गुणनखंड कर देता हूँ इसका। तो गुणनखंड 182 के अगर आप करोगे, 182 मैंने यहाँ लिखा, 2 का भाग दोगे तो 9, 1, 7 का जा रहा है इसके बाद सीधा 13 आएगा और फिर सीधा 13 का जाएगा 1 आएगा। बहुत सिंपल से गुणनखंड है इसके, 2 गुणा 7 गुणा 13, ये 182 बनता है। ठीक है, अब इसी में से छांटना है जो भी छांटना है। तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन ही नहीं रहे वैसे भी, या तो 2 ले लो और एक ये ले लो, 2 और 91, 2 और 91 को जोड़ने घटाने से 27 तो नहीं आ सकता। कुछ और सोचो, कुछ और में ये हो सकता है कि इन 2 को ले लो और इसे 1 को ले लो, 7 दूना 14 हो जाएगा और 13 अपनी जगह पर है ही। इन दोनों को जोड़ने पर आराम से 27 मिल रहा है, इसका मतलब हम 14 और 13 ले लेंगे। यहाँ पर 14 और 13 से इसको हल कर लो। हल मैं इस तरफ कर देता हूँ, जगह इधर ही है, तो यहाँ के बाद सीधा आप यहाँ से लिखोगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये रफ का काम है आपका। ठीक है, ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x, माइनस का 27 कब आएगा? जब माइनस का 14 और माइनस का 13 ले लोगे तो माइनस 27 आएगा। तो माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस में 182, तो प्लस में 182 बराबर में 0 आ रहा है। शुरू के 2 में से अगर आप कॉमन लेते हो x तो आराम से कॉमन आएगा, इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है आराम से, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 बनेगा। इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, साइन हमेशा यहाँ का ही कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 14, क्योंकि 182 में से 13 का भाग देते हैं तो 14 ही बचेगा। ये दोनों सेम आ रहे हैं, एक तो ये ले लो और एक बार x माइनस 13 ले लो, बराबर में आप करोगे 0, तो ये बनेगा x माइनस 14 एक बार 0 और x माइनस 13 एक बार 0, तो x का मान एक तो आ गया 14 और x का मान एक बार आ गया अपना 13, तो 2 मान आ रहे हैं 13 और 14। तो कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका योग 27 है? 13 और 14, जिनका योग तो 27 है और गुणनफल क्या आ रहा है? 182। ये है कहानी। ठीक है, तो बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो। नेक्स्ट वाला भी बहुत आसान है, देखिए प्रश्न संख्या 4। चौथा और पांचवा दोनों आसान ही है, मैंने एक साथ लिख दिया है। देखिए चौथा शुरू करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये 4.1 जब हम कर रहे थे तब भी आया था। क्या होता है धनात्मक पूर्णांक? वो भी क्रमागत वाला। क्रमागत का मतलब है लगातार आने वाला, एक के बाद एक आने वाला। जैसे 4 के बाद कौन आता है? 5 आता है, ये दोनों क्रमागत धन पूर्णांक है। 17 के बाद कौन आएगा? 18, ये धनात्मक धन पूर्णांक है। 700 के बाद कौन आएगा? 701, ये धनात्मक 2 क्रमागत धन पूर्णांक है। इस तरह से होते हैं, मतलब एक के जस्ट बाद आने वाला, जो भी एक नंबर ले लो उसके जस्ट बाद वाला दूसरा। तो ऐसे 2 क्रमागत धन पूर्णांक हैं, हमें अज्यूम करने हैं। तो अगर हम पहले वाले को x मान लेंगे तो दूसरा वाला अपने आप ही x प्लस 1 हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे यहां लिखोगे माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, ये हमने मान लिया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है कि इनके वर्गों का योग 365 है। क्या दिया हुआ है? वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर 365 दिया हुआ है। करो वर्गों का योग, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, जोड़ा, 365 के बराबर लिखा। चेक करते हैं कितना बनता है। तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 365। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर
प्लस में एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x² हो गए ये दोनों। दो ये प्लस का 1 है वो उधर जाकर के माइनस का 1 होगा और ये 2x है और उधर 365, या एक काम करो उसको, चलो अभी उधर ही रहने दो, 365 माइनस 1 364 हो जाएगा ये, और ये 2x की घात 2 प्लस में 2x, पूरी लाइन में 2 का भाग दे सकते हैं हम, या कह लो कि यहाँ 2 से कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x यहाँ आएगा और बराबर में 364 चल रहा है। 2 का भाग दे दो यहाँ पर, 2 का भाग दोगे तो क्या बनेगा ये x² प्लस x बराबर आएगा 364/2। कितना होता है 364/2? ये होता है 182। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस तरफ, मैं एक बार लिख देता हूं इस तरफ क्या बन रहा है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। x² प्लस x माइनस का 182 बराबर में 0, इसको सॉल्व करना है, मैंने एक तरफ ले लिया इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा जोड़ने घटाने पर क्या आ रहा है और गुणा करने पर क्या आ रहा है। तो यहां पर जोड़ने या घटाने पर मिलेगा हमारे को प्लस का 1 और गुणा करने पर हमारे को मिलेगा यहां पर माइनस का 182। अब माइनस का 182 बहुत बड़ी सी संख्या है तो इसको भाई गुणनखंड करो। 182 के हमने अभी पीछे भी गुणनखंड किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, तीसरे वाले में भी क्या आए थे गुणनखंड, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। पहले 2 का दोगे तो 91 आ जाएगा, 7 का दोगे तो 13 आ जाएगा और 13 का दोगे तो 1 आ जाएगा। तो 182 के गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 7 गुणा 13। कॉम्बिनेशन हमने पिछले वाले में जो लिया था वही एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। पिछले वाले में हमने ये लिया था कॉम्बिनेशन 2 और 7 का और 13 का, 2 गुणा 7 बन रहा है 14, और ये तो 13 है ही, तो 14 गुणा 13 ये मिलकर के 182 तो बनते ही है, साथ में 1 भी बन जाएगा, 14 में से 13 माइनस कर देंगे तो 1 तो आ ही जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर शुरू, देखो क्या बनेगा ये x² प्लस का x चाहिए तो 14 में से 13 घटाना पड़ेगा, अगर माइनस का x चाहिए होता तो 13 में से 14 घटा लेते, ठीक है, और लास्ट में माइनस का 182 है ही, कॉमन ले लो। कॉमन इन दोनों में से क्या आ रहा है वो देखो, फिर इन दोनों में से क्या आएगा वो देखेंगे। तो पहले 2 में से तो x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 बचेगा, दूसरे में से माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, फिर से x प्लस 14 ही बचेगा, इसको जब 13 से भाग दोगे 14 आएगा, और माइनस अगर बाहर लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। क्या बनेगा फाइनल, x प्लस 14 गुणा x माइनस 13 बराबर में 0। एक तो x प्लस 14 को 0 के बराबर कर दो, एक x माइनस 13 को 0 के बराबर कर दो। x का मान आ गया माइनस का 14 और एक बार x का मान आ गया प्लस का 13। ये हमारे काम का नहीं है आंसर, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक आया है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक ही आंसर में मिलना चाहिए। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। आंसर क्या है इसका मतलब 13, तो x के 2 मान नहीं आ रहे, x का केवल एक ही मान आ रहा है, वो है 13। 13 हम लोग यहां पर अप्लाई करें तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक क्या बन गए हमारे, एक तो 13 x का मान जो है, और एक 13 प्लस 1 मतलब 14। तो 13 और 14 ये 2 मान आ गए 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के, जिनका वर्गों का योग करेंगे तो 365 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया। मेन बात बस ये थी कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक मानने क्या है, मानोगे आप x और x प्लस 1। ठीक है, एक छोटी सी बात और यहां पर समझा दूं मैं आपको, ये तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक की बात हुई, अगर 2 क्रमागत सम पूर्णांक की बात हो तो, सम संख्याओं की बात हो तो, सम संख्याएं इस तरह की आती है 4 और 6 आएगी, या 20 और 22 आएगी, मतलब इसमें 2 का गैप आता है। तो अगर इस तरह का केस हो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं बोले, 2 क्रमागत सम संख्याएं बोले, सम पूर्णांक बोले, तो एक को x मानोगे तो दूसरा x प्लस 2 मानना पड़ेगा उस केस में। सम संख्याओं में ये है, विषम में भी ऐसा ही होता है। अगर यहां विषम होती 3 तो उसके बाद सीधा 5 आता, 2 का गैप आता, एक के बाद 13 आएगा तो उसके बाद विषम कौन सा आएगा, 15 आएगा। तो अगर 2 क्रमागत विषम पूर्णांक बोले तो भी आप x और x प्लस 2 ही मानोगे, क्योंकि उसमें 2 का गैप होता है, और नॉर्मल धनात्मक पूर्णांक में 1 का गैप होता है, इसलिए x और x प्लस 1 माना है। तो फिलहाल तो ये काम का है, कभी क्वेश्चन आ जाए अच्छा क्वेश्चन तो इस तरह का बन सकता है जिसमें x और x प्लस 2 होता है और 2 विषम संख्याओं के बीच में भी 2 का ही गैप होता है, उस लॉजिक से है ये। ठीक है, 5th करते हैं, एक बार ये हटाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा हो गया था, हटाता हूं मैं। देखो 5th वाले में उसने बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज एक बार मैं बनाता हूं, फिर इसको हल करते हैं। देखो समकोण त्रिभुज इस तरह का बनता है, ये होगा आधार, ये है आधार, ये है ऊंचाई, और ये क्या है कर्ण, जिसका मान कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब पहली लाइन एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार अगर पता है तो ऊंचाई बता पाओगे ना, तो आधार को मानना पड़ेगा। मान लो कि आधार है x सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से ऊंचाई बन जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। सही बात है, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई है, तो ऊंचाई आधार से 7 कम कर दी। तो आप यहां लिख लो, एक बार शब्दों में भी लिख दो कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, अतः ऊंचाई आ जाएगी यहां पर x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो अब ये दोनों भुजाएं जो इसकी है वो हमें निकालनी है, और हमें ये दे रखा है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो कैसे निकालें, और तो कुछ हिंट दिया नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको समकोण त्रिभुज बोल दे तो सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय जो आपने सीखी है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई मतलब लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ऊंचाई का मतलब यहां पर लंब ही है, ये ऊंचाई बोल दो या लंब बोल दो, एक ही बात है, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पर लगाएंगे। तो लिख रहा हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इससे इक्वेशन बनेगी जिसको हम सॉल्व कर लेंगे, बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब मतलब ऊंचाई ही है, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, वो x माइनस 7 है। आधार मतलब सिंपल x, और कर्ण हमारे को 13 दे रखा है, तो 13 का वर्ग कितना बनेगा देखें जरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में x स्क्वायर है, बराबर में 13 का स्क्वायर होता है 169। आगे देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूना 14x प्लस में x स्क्वायर बराबर में 169। आपको फिलहाल तो इकट्ठा कर लो इन दोनों को, ये करना है। दूसरी इसको भी इधर ही ले लो, है ना। तो क्या बनेगा फाइनली, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 14x यहाँ पर चलेगा ही, प्लस का 49 और उसमें से माइनस होगा 169 इक्वल में 0। देखें जरा आगे कितना बनता है, 2x की घात 2 माइनस में 14x 49, और ये माइनस करेंगे तो माइनस का 120 बचेगा और बराबर में 0 आ जाएगा। पूरी लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर 2 कॉमन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बचेगा बराबर 0। इस 2 को 0 के भाग में दे दो, क्योंकि ये गुणा में है इस ब्रैकेट के, उधर भाग में चला जाएगा, और 0 के बटे में 2 चला जाएगा तो वो 0 ही हो जाता है। तो अगली लाइन लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। हमारा समीकरण ये आ गया, जिसे हल करना है। अभी तक तो हम समीकरण तक पहुंचे हैं, ठीक है। हल करने के लिए लॉजिक सेम है आगे के, जोड़ो या घटाओ चाहिए माइनस का 7, गुणा करो चाहिए माइनस का 60। तो मैं यहां लिखता हूं एक बार कि जोड़ने या घटाने पर हमारे को माइनस का 7 चाहिए, और गुणा करने पर हमारे को प्लस का 60 चाहिए, नहीं माइनस का ही 60 चाहिए, ठीक है, दोनों ही माइनस के चाहिए। अब 60 मतलब 60 कब कब आ सकता है, 60 कई सारे केसेस में आ सकता है एक्चुअली 60। तो उसमें से कौन सा केस लें जिसमें जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आए, ये समझने की बात है। तो एक काम करो, मेरे हिसाब से इसके गुणनखंड कर लो, उससे आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा समझना। ये 2 आ रहा है, ये 30, फिर से 2 आएगा, 15, अब यहाँ पर 3 आएगा, 5, और यहाँ पर अब 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। चेक करते हैं भाई कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पर। एक बार तो ये दोनों लेके देखते हैं, 2 दूना 4, और एक बार ये दोनों लेके देखते हैं, 5 तिया 15, 15 और 4, 15 और 4 से 7 तो नहीं आएगा जोड़ने और घटाने पर।
कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये लेके देखते हैं, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। 6 और 10 से भी 7 नहीं बन सकता कभी भी, 6 और 10 से भी 7 नहीं बनेगा। तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन, इन 3 को ले लो इकट्ठा और इसको अकेला रहने दो। तो 3 दूना 6 दूना 12 और गुणा में 5। तो 12 और 5 का कॉम्बिनेशन में माइनस करने पर माइनस का 7 आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 पंजे 60 भी होता है। तो 12 और 5 बना यहां पर। आगे मैं उस तरफ करता हूं, देखो तो इधर ही कर देता हूं, चलो उधर करते हैं, लंबा जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x चाहिए तो माइनस का 12 लेना पड़ेगा, बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी। माइनस का 12x और प्लस का 5x, तब जाकर के माइनस का 7x बनेगा। और माइनस का 60 है, -60, माइनस का 60 बराबर 0। कॉमन क्या क्या आ रहा है, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, अगेन x माइनस 12 बराबर में 0। तो ये बना x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर में 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 कर लो, x माइनस 12 बराबर 0 कर लो। x का मान 1 तो माइनस का 5 आ रहा है, x का मान 1 अपना 12 आ रहा है। -5 हो नहीं सकता क्योंकि लंबाई है आधार की, ऋणात्मक हो नहीं सकती लंबाई। 12 आंसर हो सकता है। तो आधार हमारे को यहाँ पर मिल गया 12। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि आधार हमारे पास 12 सेंटीमीटर मिल रहा है और ऊंचाई आधार के हिसाब से x माइनस 7 है, मतलब 12 माइनस 7 है, मतलब 5 सेंटीमीटर मिल रही है। ये हमारे आंसर हो गए 12 और 5। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मेन काम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके किया है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज की बात करे, कोई किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न में समकोण त्रिभुज की बात आए, तो पहले सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए आपके पाइथागोरस थ्योरम। ये तो दिमाग में आ जाना चाहिए सीधा, समकोण त्रिभुज का नाम सुनते ही, उसके बाद उसको हल करो। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, देखें। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम पैटर्न का हमने एक उदाहरण भी किया है, उदाहरण नंबर 1, जिसका सेकंड पार्ट सेम यही था, बस वैल्यूज का फर्क था। शुरू करते हैं। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब निर्माण लागत मतलब कि एक नग का कितना रुपए बनाने में लगेगा, वो कितना लगेगा, उस दिन कितने बर्तनों के निर्माण हुआ उसके भी दुगने से 3 ज्यादा थी एक के निर्माण लागत। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो निर्मित बर्तनों की संख्या तो हमें मानना ही पड़ेगा x। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक नग की निर्माण लागत निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या पर ही निर्भर है। तो इन दो में से, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत में से, इसको आप x मान लो, ये तो उसके अकॉर्डिंग ही निकल जाएगा यहां से। ठीक है, मैं एक बार मानता हूं फिर आगे शुरू करते हैं हम लोग, उससे आपको और क्लियर होगा। तो हल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी इससे, अतः प्रत्येक नग की निर्माण लागत आएगी हमारी, देखो निर्माण किए गए बर्तनों की दुगने से, निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक, इससे भी 3 ज्यादा कर लो, इतने रुपए। वापस से पढ़ेंगे, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या जो कि x है, उसके भी दुगने से 3 ज्यादा। तो x के दुगने से 3 ज्यादा कर दिया, ये निर्माण लागत है। मतलब एक बर्तन के बनाने में इतने रुपए लग रहा है और टोटल बर्तन इतने बन रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई फाइनल सभी की मिलाकर के, एक बर्तन के इतने रुपए लग रहे हैं तो x बर्तनों के कितने लगेंगे,
इतने गुणा एक्स, मान लो एक बर्तन के इतने रुपए लग रहे हैं, 10 बर्तनों के कितने लगेंगे, 10 से गुणा कर देंगे इसको। तो वैसे ही एक बर्तन के इतने लग रहे हैं तो एक्स बर्तनों के कितने लगेंगे, एक्स से गुणा कर दो इसको। तो फाइनल कुल लागत, यहां पर लिखा हुआ है निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो कुल निर्माण लागत हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 रुपए। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत कैसे आएगी, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या को एक बर्तन के मूल्य से गुणा कर लो तो कुल मूल्य मिल जाएगा। कितना मिल रहा है हमारे को, 90 रुपये। जरा इसको गुणा कर लें तो 2x की घात 2 प्लस में 3x बराबर 90, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 90 इक्वल में 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए जो मेन दिमाग लगाना है आपको वो ये लगाना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या चाहिए, यहां पर प्लस का 3, और गुणा करने पर हमें क्या चाहिए, 2 गुणा माइनस का 90, 2 गुणा माइनस का 90 मतलब माइनस का 180, ये चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। माइनस का 180 एक बड़ी संख्या आ गई, तो हमें एकदम से दिमाग में अगर ना आए तो हम वापस से इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं जैसे बाकियों के किए थे। तो मैं गुणनखंड कर ही देता हूं इसके। 180 के गुणनखंड कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो 2 का भाग दे लो आप, 90 बार जाएगा, फिर से 2 का दे लो 45 जाएगा, फिर 3 का दे लो 15 आ जाएगा, फिर से 3 का दे लो 5 आ जाएगा, और 5 का देने पर 1 आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जरा चेक करें कि भाई जोड़ने या घटाने पर 3 कब बन सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक काम करते हैं, पहले तो इन तीनों को ले लेते हैं, फिर इन 2 को, सबसे आसान यही दिख रहे हैं। लेके देखते हैं, नहीं बनेगा तो कोई और कॉम्बिनेशन लेंगे। मुझे भी अंदाजा नहीं है, मैं भी करके देखूंगा बस आपकी तरह। देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 12 और 15 के कॉम्बिनेशन में 3 का गैप दिख रहा है, तो घटाने पर 3 मिल जाएगा। तो हमें पहली बार में आंसर मिल गया 12 और 15। कर लो जरा इसके गुणनखंड, कितने बनेंगे देखो, 2x की घात 2, ये 12x, ये 15x। अभी प्लस माइनस साइन लगाऊंगा मैं, लास्ट में माइनस का 90 बराबर 0, माइनस का 90 बराबर 0। अब देखो प्लस माइनस कैसे लगाना है। प्लस का 3 चाहिए, प्लस का 3 तो बड़ी संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी तभी प्लस का आंसर आएगा। ये माइनस का लो, तो 15 में से 12 गए तो हमारे को 3 मिल जाएगा। प्लस का 15x पहले भी लिख सकते थे, माइनस का 12x बाद में भी लिख सकते थे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा हमेशा। कॉमन लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, शुरू के 2 में से पहले कॉमन लोगे आप, फिर आखिरी के 2 में से कॉमन लोगे। तो शुरू के 2 में से 2x कॉमन दिख रहा है, यहां पर बचेगा x, माइनस 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 बचेगा, x तो हमने बाहर ले लिया। प्लस में इन दोनों में से 15 कॉमन आ रहा है साफ साफ, क्योंकि 15 6 की 90 होता है, तो x माइनस 6 हो जाएगा, भाग देंगे 90 में 15 का तो 6 आ जाएगा। क्या बन रहा है फाइनली, ये बनेगा 2x प्लस में 15 और x माइनस 6 बराबर में 0। तो एक बार तो 2x प्लस में 15 बराबर 0 करोगे और एक x माइनस 6 बराबर 0 करोगे, क्या आंसर आएगा। यहाँ से तो 2x का मान आया माइनस का 15, तो x का मान आएगा माइनस का 15/2, और यहाँ से x का मान आ गया प्लस का 6। कौन सा सही है दोनों में से, क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा। निर्मित बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका लॉजिक नीचे लिख सकते हो आप ये। तो आंसर क्या है इसका, मतलब इसका 6 है। तो उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण हुआ, 6। तो आप लिखोगे कि बर्तनों की संख्या, वो तो आ गई हमारे पास 6, और प्रत्येक नग का मूल्य ए, मतलब एक बर्तन का मूल्य कितना आएगा, 2x प्लस 3, तो 2 गुणा x मतलब 6 प्लस में 3, 6 दूना 12 और 3 15 रुपए एक बर्तन का मूल्य आएगा उसके साथ। निर्माण लागत है, बेचने वाली अलग होगी। तो ये है क्वेश्चन, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ करके करना है। सेम पैटर्न का हमने किया हुआ था एक और क्वेश्चन, ये एक और है उस तरह का ही, बहुत ही खास क्वेश्चन है। ध्यान से वापस से इसको आराम से घर पे आप करना। मेरे ख्याल से 4.2 प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे हम नई विधि सीखेंगे, एक तो पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती समीकरण को हल करने का द्विघाती सूत्र, जिसको आप श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हो।
वो दोनों के दोनों 4.3 में आएंगे। तो पहले हम उदाहरण कंप्लीट करेंगे, फिर प्रश्नावली। 4.3 4.1 और 4.2 से थोड़ी सी बड़ी है, तो थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है। ध्यान से करेंगे, शांति से करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपना नाम और क्लास और बोर्ड उस पर मैसेज कर दीजिए ताकि आप ग्रुप में ऐड हो सकें। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।